ठीक है, तो गुड इवनिंग सभी साथियों को। हिस्ट्री की क्लास में हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल और भारत के वाइसराय, इसकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि किस तरीके से इनको याद करना है। अब हमने कहा था कि कल हम पढ़ेंगे 1757 से लेकर के 1757 से लेकर 1857 तक की घटनाएं जो है, इन घटनाओं को पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि इस बीच में जो है सन 1757 से लेकर 1857 के बीच में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई। अब आप लोग सब जानते हो कि 1757 में एक प्लासी का युद्ध हुआ था, और जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय पर जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का जो गवर्नर था उसका नाम आपने देखा था रॉबर्ट क्लाइव था। प्लासी के युद्ध में हमने देखा था कि बंगाल का गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, ये आप जानते हो। तो उसके बाद जो है, और बंगाल का पहला गवर्नर भी कौन बना, रॉबर्ट क्लाइव बना है। मैंने आपको सबसे पहले आपको लिखा था रब का वॉर, ठीक है। तो रब का वॉर का मतलब क्या था, सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव, फिर बरेलास्ट, फिर कार्टियर और फिर वॉरेन हेस्टिंग। तो वही हम समझ रहे हैं कि इस बीच में कौन सी घटनाएं घटित हुई। तो 1757 में एक हुआ प्लासी का युद्ध, फिर 1759 में हुआ बेदारा का युद्ध, और फिर आप ध्यान रखेंगे 1764 में हुआ बक्सर का युद्ध। ये तीन युद्ध तो आप लोगों ने पहले ही पढ़े थे। इसके बाद 1765 में दो संधियां हुई थी। एक हुई थी इलाहाबाद की संधियां, दो संधियां हुई, ठीक है। इलाहाबाद की दो संधियां जो है ये 1765 में हुई थी। ये इतना तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं, अब यहां से इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया था कि रॉबर्ट है विलियम की मासी, रॉबर्ट क्लाइव के बाद वॉरेन हेस्टिंग के बारे में बताया था। अब आप बात आती है वॉरेन हेस्टिंग की। तो वॉरेन हेस्टिंग की अगर बात करें तो वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर था और पहला गवर्नर जनरल था। बंगाल का अंतिम गवर्नर और पहला गवर्नर जनरल था। कैसे, देखो इधर देखो, रब का वार, ये ट्रिक थी। रॉबर्ट क्लाइव, बरेलास्ट, कार्टियर, वॉरेन हेस्टिंग, ये तो थे बंगाल के गवर्नर। फिर बंगाल के गवर्नर जनरल की ट्रिक क्या बताई थी, वार कार शोर बताया था। रिच कार में बड़े मिंटो मार्ग से एम्स को, ऐसे ही बताया था ना, मिंटो मार्ग से एम्स को। देखो इसका मतलब सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग, ये अंतिम गवर्नर और पहला गवर्नर जनरल था। समझ आया। तो ये वॉरेन हेस्टिंग के समय पर जो घटनाएं घटित हुई उनको आपने ध्यान रखना है। इसके समय देखो, एक 1773 में सबसे पहले आया था रेगुलेटिंग एक्ट। याद है किसी को रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किसके समय पर आया, तो वॉरेन हेस्टिंग के समय सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। हमने जब पॉलिटिकल शुरू की थी तो सबसे पहले इसी रेगुलेटिंग एक्ट से हमने शुरुआत की थी, ठीक है। और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही हमने कहा था कि इसी एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई किसके समय, वॉरेन हेस्टिंग के समय। फिर यहां से आगे बढ़ते हैं 1780 में प्रथम समाचार पत्र, उसका क्या नाम था, बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ। पहला समाचार पत्र कौन सा था, बंगाल गजट। इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो सन 1780 में। अब इसके बाद देखो 1781 और 1782, अब ये घटनाएं आपको ये रटनी पड़ेंगी, ये कई सारी घटनाएं यहां पर निकलेंगी।
1781 की अगर बात करें तो पहला जो मदरसा था ये कलकत्ता में स्थापित किया गया था। ठीक है, 1781 में कलकत्ता में प्रथम मदरसा स्थापित किया गया, प्रथम मदरसा स्थापित किया गया। और 1782 में बनारस संस्कृत विद्यालय की स्थापना की गई थी। इसको ध्यान रखेंगे, क्या नाम है इसका? बनारस संस्कृत विद्यालय की स्थापना की गई, संस्कृत विद्यालय की स्थापना हुई। अब मैं इनको रिवीजन कराते रहूंगा 2-3 दिन। अभी आगे की घटनाएं पढ़ने के लिए उससे पहले मैं आपको रिवीजन कराते रहूंगा, तब जाकर के आपको ये याद होंगे। लेकिन आप एक बार इनके लिए प्रयास करना अपनी तरफ से पढ़ने का। ठीक है, क्या क्या कहा मैंने? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, 74 में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, 80 में पहला समाचार पत्र, 81 में पहला मदरसा और 82 में पहला संस्कृत विद्यालय की स्थापना यहां पर 1782 में हुई थी। अब इसके बाद ये वॉरेन हेस्टिंग के समय की घटनाएं थी। अब वार कार का मतलब हो गया कॉर्नवालिस। इसके बाद बंगाल का जो गवर्नर है वो गवर्नर जनरल ये बन जाता है कौन? कॉर्नवालिस। अब बात आती है कॉर्नवालिस के समय की। कॉर्नवालिस के समय एक बहुत इंपॉर्टेंट है, 1793 में स्थायी बंदोबस्त आया था। क्या आया था? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था इसने चलाई थी। इधर कॉर्नवालिस में एक पॉइंट लिख लेना, इसे नागरिक सेवा का जनक कहते हैं। नागरिक सेवा का जनक किसे कहते हैं? तो कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। अब हमने क्या कहा था? देखो, वार कार सोर, सोर का मतलब हो गया जॉन सोर। ठीक है, वार कार सोर। वॉरेन हेस्टिंग के समय की सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा घटनाएं 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, 1774 में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, 1780 में पहला मदरसा, पहला समाचार पत्र, 81 में मदरसा और 82 में बनारस संस्कृत विद्यालय। अब देखो, वार कार सोर रिच कार में बड़े मिंटो मार्ग से एम्स को, इतने हैं ये। आप लोग प्रयास करोगे तो ये याद हो जाएंगे। वॉरेन हेस्टिंग के समय की जो घटनाएं थी ये हमने लिख ली। कॉर्नवालिस के समय की एक ही घटना है इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब जॉन सोर के बारे में ऐसा कोई खास पॉइंट आता नहीं है, और इसे जो है इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप, नई चीजें मतलब कुछ भी नहीं की। तो वार कार सोर। अब आता है रिच, रिच का मतलब है रिचर्ड वेलेजली। अब देखो, रिचर्ड वेलेजली ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, इसने सहायक संधि चलाई 1798 में। इसने सहायक संधि चलाई। कौन सी नीति चलाई? सहायक संधि की नीति चलाई 1799 में। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ इसी के समय। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध किसके समय हुआ? तो वेलेजली। अब देखो तो जरा एक बार, वार कार सोर रिच, यहां तक पहुंच गए हम। देखो तो, वॉरेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, जॉन सोर और रिचर्ड वेलेजली। अब समझने का प्रयास करो। आप हम 1757 से 1857 तक की जो घटनाएं थी उन पर प्रयास कर रहे हैं समझने का। सबसे पहले 1757 में आपने देखा प्लासी का युद्ध हुआ, 1759 में बेदारा का युद्ध सबको याद होगा, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। इसके बाद 1765 में 2 इलाहाबाद की संधियां हुई थी। यहां तक की बातें तो ये होगी। अब हम बात कर रहे हैं वार कार सोर से आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहला वॉरेन हेस्टिंग हमने देखा। वॉरेन हेस्टिंग के समय पर एक तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके बाद 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, उसके बाद 1780, पहले ईयर याद कर लो, 1773, 1774, 1780, 1781, 1782, इतने याद करने आपको। 1773, 74, 80, 81, 82। ठीक है, 73 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, 74 में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट।
अब 80 81 82 में क्या है, पहला तो समाचार पत्र आया, पहला बंगाल गजट उसका नाम है, फिर क्या आया, पहला मदरसा आया, फिर क्या बना, संस्कृत विद्यालय बना। बस इतनी घटनाएं आप इसके बारे में, वॉरेन हेस्टिंग के बारे में याद कर लो। वार कार शोर, कार का मतलब क्या बताया मैंने, कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस के समय की एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना क्या है, स्थायी बंदोबस्त। इसने 1793 में स्थायी बंदोबस्त प्रथा चलाई थी और इसे नागरिक सेवा का जनक भी कहते हैं। वार कार शोर, शोर जॉन शोर के बारे में कुछ नहीं है। स्थायी बंदोबस्त बनाने वाला जॉन शोर था, चलाने वाला कौन था, कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस ने चलाया था, लेकिन बनाया किसने था, स्थायी बंदोबस्त की जो व्यवस्था थी वो बनाई थी जॉन शोर ने, ठीक है, और उसको लागू किया कॉर्नवालिस ने। अब बात आई बेलेजली। बेलेजली किस चीज के लिए फेमस है, इसने ये अपनी सहायक संधि के लिए फेमस है, इस नीति के लिए जाना जाता है। क्लियर हो गया, वेलेजली की सहायक संधि, जैसे राज्य हड़प नीति सबने सुना होगा, डलहौजी की है, वैसे ही सहायक संधि किसके, वेलेजली की। और इसके समय पर चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध भी 1799 में हुआ। तो 1757 से लेकर के 1799 तक हम आ चुके हैं। बताइए, एक बार मुझे मैसेज करो तो क्या यहां तक की चीजें समझ में आ रही हैं। तो अब देखो 1757 में, ये तो सबको पता है कि 1757 का प्लासी का युद्ध है, और 1759 का बेदारा का युद्ध है, और 1764 का बक्सर का युद्ध, ये तीन युद्ध सब जानते हो। और 1765 में मैंने कहा था कि इलाहाबाद की 2 संधियां हुई थी। अब उसके बाद हम चले वार कार शोर में। वारेन हेस्टिंग के समय पर आप एक तो रेगुलेटिंग एक्ट आपने पॉलिटी में सबसे पहले पढ़ा था, उसको याद रखो, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। ईयर याद कर लो, 1773, 74, 80, 81, 82, बस इतना याद करना है। 73 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, 74 में उसी एक्ट के तहत कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। अब 80, 81, 82 याद रखो। 80 में पहला क्या आया था, समाचार पत्र। 81 में क्या आया, पहला मदरसा। 82 में क्या आया, बनारस संस्कृत विद्यालय, ठीक है। तो ये हो गया। अब वार कार के बाद कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस की 1793 का याद रखेंगे, उसने स्थायी बंदोबस्त प्रथा चलाई थी। और फिर वेलेजली में चले तो 1798, 98 का आपने ध्यान रखना है, वेलेजली की सहायक संधि। और 99 में इसके समय पर चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। क्लियर हो गया। तो वार कार शोर रिच तक हम बढ़े, कार में बड़े, रिच कार में बड़े मिंटो मार्ग से एम्स को, ठीक है। अब देखो, इसमें आपको यहां से कुछ करने की जरूरत नहीं है, लास्ट के ये 2 याद करने हैं, आप इनको आप छोड़ दो, इनमें कुछ भी पॉइंट नहीं है। एक मार्क्स हेस्टिंग, एक एम हेस्ट, ये याद करने हैं। अगला एक तो आता है मार्क्स हेस्टिंग, मार्क्स हेस्टिंग, और एक आता है एमहर्स्ट, एमहर्स्ट, ठीक है। ये पूरा हो जाएगा ये वाला पोर्शन, वार कार शोर रिच कार में बड़े मिंटो मार्ग से एम्स को। अब देखो मार्क्स हेस्टिंग और एमहर्स्ट दोनों को एक साथ समझना। देखो, एक तो इसके समय पर आप सब लोग जानते होंगे, सन 1814 में और 1816 में, 1814 में हुआ था आंग्ल नेपाल युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ, अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच ये युद्ध हुआ। और 1816 में इनके बीच एक संधि हुई जिसे हम कहते हैं संगोली की संधि। क्या कहते हैं, संगोली की संधि। याद आ रहा है कुछ। एमहर्स्ट के समय की अगर बात करें 1824 में और 1826 में, 1824 में आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, जैसे ये आंग्ल नेपाल युद्ध है वैसे ही आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। जैसे यहां संगोली की संधि हुई वैसे यहां यांडबू की संधि हुई। बिल्कुल सिंपल है। देखो, याद आया किसी को, आंग्ल नेपाल युद्ध, गोरखाओं का युद्ध, अंग्रेज और गोरखाओं के बीच कौन सा युद्ध था, बताओ तो जरा, युद्ध का नाम बताओ तो। अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच कौन सा युद्ध हुआ था, युद्ध का नाम बताओ जल्दी। मार्क्स हेस्टिंग और एमहर्स्ट, 14, 16, 24, 26। 14 में आंग्ल नेपाल युद्ध, 16 में संगोली की संधि, और 24 में आंग्ल बर्मा युद्ध, और 26 में यांडबू की संधि हुई थी। तो इसके साथ ही ये पहला वाला पोर्शन, अरे हवालबाग यहां कहां से आ गया, नेपाल के साथ, अंग्रेजों के साथ थोड़ी हवालबाग हुआ।
हवालबाग किसके साथ हुआ था? गोरखाओं और चंद शासकों के बीच। महेंद्र चंद थे ना उस टाइम अंतिम शासक। तो महेंद्र चंद की हत्या कर दी थी उसमें, है ना, हवालबाग। लेकिन अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच कौन सा युद्ध हुआ? आंग्ल नेपाल जो युद्ध हुआ था उसको बताओ। तो ये पहला पोर्शन हमारा क्लियर हो गया। वार कार शोर रिचकार में बड़े मिनटों मार्ग से एम्स को। आंग्ल नेपाल युद्ध किसी ने नहीं पढ़ा क्या? अभी उत्तराखंड का इतिहास नहीं पढ़ा अभी तक? उत्तराखंड के इतिहास में नहीं पढ़ा क्या? खलंगा का युद्ध नहीं पढ़ा? खलंगा या नाला पानी का युद्ध कहते हैं। खलंगा का युद्ध या नाला पानी का युद्ध कहते हैं, ठीक है। नाला पानी देहरादून में स्थित है, खलंगा वहां पर हुआ था ये युद्ध अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच, ठीक है। खलंगा या नाला पानी का युद्ध कहते हैं। खलंगा का किला है वहां पर। चलिए, तो अब यहां से देखो, यहां तक आपको क्लियर हो गया। 1826 तक बताइए। वार कार शोर रिच कार में बड़े मिंटो मार्ग से एम्स को। अब हमने 1826 तक तो हम पढ़ चुके हैं, 1826 तक। अब आ जाओ 1828 में। 1828 में विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया? विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत, सती प्रथा का अंत धारा 17 के द्वारा किया, ठीक है। सती प्रथा का अंत धारा 17 के द्वारा किया, इसको ध्यान रखिए। सती प्रथा का अंत किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसके साथ मिलकर के? राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर किया था, ठीक है। किसके साथ मिलकर के किया था? तो राजा राम मोहन राय। क्लियर हो गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत धारा 17 के द्वारा किया, और ब्रैकेट में लिख लेना राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर, मोहन राय के साथ मिलकर। तो जो राजा राम मोहन राय थे उनके साथ मिलकर के इसने सती प्रथा का अंत किया था 1828 में, इसके लिए जाना जाता है। और 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने की? तो इसी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी की थी। क्लियर हो गया? ये 2 पॉइंट इसके समय के इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रख लेना। एक तो इसने 1828 का हो गया, 1835। अब हम और आगे बढ़ चुके हैं। हमने अभी तक 1826 तक पढ़ा था, अब 1828 और 35 भी हमने पढ़ लिया। इसके बाद नाम आता है चार्ल्स मेडकॉफ का। अगला कौन आता है? विलियम बेंटिक के बाद मेडकॉफ। तो अगली हेडिंग लिखेंगे मेडकॉफ लिख लेना, और इधर पर विलियम बेंटिक भी लिख लेना। हाँ, इधर आप लोग विलियम बेंटिक हेडिंग लिख लेना, विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक लिख लेना, जिससे कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर चीजें क्लियर हो। फिर मैं एक साथ जैसे अभी लिखी थी वैसे घटनाएं और लिखूंगा, ठीक है। विलियम बेंटिक हो गया, और अब मैं मेडकॉफ कह रहा हूं। मेडकॉफ के बारे में एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आता है। मेडकॉफ के बारे में वैसे तो कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन आप एक जो पॉइंट है, इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं, ठीक है। इसे मेडकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसने क्या किया था? प्रेस से नियंत्रण हटा दिया था। जो प्रेस मतलब मीडिया जो होती है, उससे नियंत्रण, उस पर नियंत्रण जो लगाया था सरकार ने, उसको हटाया, इसलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। इसके बाद देखो, बिना मेटके ले आया, ऑकलैंड का एक पॉइंट आता है। ऑकलैंड के बारे में आप ध्यान रखेंगे। ऑकलैंड ने क्या किया था? जो जीटी रोड थी, शेरशाह सूरी मार्ग जो था, उसे इसने जीटी रोड नाम दिया था, उसका जीर्णोद्धार किया और उसका नाम ग्रांड ट्रंक रोड की इसने मरम्मत कराई, ठीक है। तो इसने
कलकत्ता से दिल्ली तक जीटी रोड जो होता है, ग्रांड ट्रंक रोड जिसे कहते हैं, रोड जो शेरशाह सूरी ने बनाई थी, रोड की मरम्मत करवाई थी। तो जीटी रोड की इसने मरम्मत करवाई थी, ग्रांड ट्रंक रोड जिसे हम कहते हैं, उसकी मरम्मत इसने कराई थी। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। विलियम बेंटिक हो गया, मेटकॉप हो गया, ऑकलैंड हो गया। अब एलिन ले आया, एलिन हार्डदाल को, इसको ध्यान रखेंगे। एलिन बरो के बारे में एक पॉइंट इंपॉर्टेंट आता है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। एलिन बरो के बारे में देखो, इसने क्या किया था 1843 में एक दास प्रथा को समाप्त करने के लिए, दास प्रथा को, जैसे देखो यहां पर सती प्रथा को अंत करने के लिए धारा 17 का प्रयोग किया था, वैसे ही दास प्रथा को अंत धारा 5 के द्वारा किया था। तो 1843 में दास प्रथा का अंत धारा 5 के द्वारा किया था। तो इस बात को भी आप ध्यान रख लेना। अब 18 यहां पर 1828 आया, 1835 आया और 1843, 1826 तक ऑलरेडी हमने पढ़ा था। अब 1826 के बाद आपके पास जो पॉइंट आए 1828, 1835 और 1843, ईयर याद करते चलना जो हमने अभी तक पढ़े थे। कहां से शुरू किया था? 1757, 1759 और 1764, बक्सर का युद्ध 1764 में। उसके बाद 1773, 1774, 1780, 81, 82 एक साथ याद रखेंगे। 1793, फिर उसके बाद 1798 में आ जाएंगे, 1798 और 99 उसको याद रखना। फिर लास्ट के फिर 1814, 16, 24, 26 तक आ गया। अब 28, 35 और 43 ये ईयर है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, याद हो जाएंगे। अभी देखो आप धीरे धीरे देखो, 2-4 दिन देखो, आपको सब ये याद हो जाएंगे। मैं इनको इतना रिवीजन करूंगा कि आपको ये याद हो जाएंगे। ठीक है, तो दास प्रथा का अंत धारा 5 के द्वारा इसने किया था। तो हम कहां तक पढ़ गए? विलियम बेंटिक, मेटकॉप, ऑकलैंड, एलिन बरो भी हमने पढ़ लिया। अब हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग और डलहौजी, ये दो हमारे पास और है। ठीक है, तो नेक्स्ट हार्डिंग के बारे में तो हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं जो हमें पढ़ना है। एक पॉइंट यहीं पर आप लिख लेना, हार्डिंग लिखना, हार्डिंग, और इसके बारे में एक ही पॉइंट लिख लेना कि इसने नरबली प्रथा पर रोक लगाई थी। ठीक है, इसने क्या किया था? नरबली प्रथा पर रोक लगाई, नरबली प्रथा पर रोक। जैसे देखो, सती प्रथा पर किसने लगाई? विलियम बेंटिक ने। दास प्रथा पर किसने लगाई? एलिन बरो ने। और नरबली प्रथा पर रोक किसने लगाई? तो हार्डिंग ने लगाई थी। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़े। 43 तक हमारी क्लियर होगी। अब हम चलते हैं सीधे डलहौजी के बारे में। अब हमें डिटेल में पढ़ना है डलहौजी। जैसे हमने वॉरेन हेस्टिंग डिटेल में पढ़ा था, वैसे ही डलहौजी यहां पर आपको उसके 4-5 पॉइंट पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, लास्ट है ये डलहौजी, और उसके साथ ही हमारा 1857 तक की घटनाएं क्लियर हो जाएंगी। 1848 में 1848 में राज्य हड़प नीति चलाई। राज्य हड़प नीति समझ रहे हो? राज्य हड़प नीति का मतलब क्या था कि इसने कहा कि भाई जिसका कोई पुत्र नहीं होगा वो अपने किसी और दत्तक पुत्र को गोद नहीं ले सकता, और उनके राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा, ये कहा उसने। ठीक है, तो झांसी की रानी इसीलिए तो लड़ी थी। उनका जो दत्तक पुत्र था उसको वो राजा बनाना चाहती थी अपने राज्य में, और अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया। उसके तहत झांसी को उन्होंने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इसीलिए झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी वो युद्ध कर रही थी, है ना। तो और ये ऐसे ही कई सारे राज्य थे, और इस राज्य हड़प नीति के तहत सबसे पहले इसने सतारा को मिलाया, जैतपुर, संबलपुर और बाघाट हो गया, उदयपुर हो गया, झांसी हो गया, नागपुर हो गया, ये कई राज्यों को इसने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो ये 1848 में तो इसने ये काम किया। और फिर हम आगे बढ़ेंगे तो 1849 में इसके समय पर दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। ठीक है, इसको भी आप लिख सकते हो, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध।
दूसरा आंग्ल सिख युद्ध 1849 में हुआ था। इसने जो है 1853 में इसके समय पर पहली बार रेल चली थी। पहली बार क्या चलाई थी? रेल चलाई। ठीक है। अब ये रेल, भारतीय रेलवे का जनक किसे कहते हैं, ये पूछा जाता है। भारतीय रेलवे का जनक, रेलवे का जनक किसे कहते हैं? तो जनक डलहौजी को कहते हैं। ध्यान रखेंगे, डलहौजी को कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कहते हैं। और इसने जो पहली बार रेल चलाई थी, ये कहां से कहां चलाई थी, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। मुंबई से ठाणे, कितने किलोमीटर रेल चलाई? मुंबई से ठाणे, ठाणे तक चलाई। और ये कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर चलाई थी, 34 किलोमीटर। ठीक है। पहली बार रेल इसके समय पर 1853 में मुंबई से ठाणे तक 34 किलोमीटर चली थी, इसलिए इसे भारतीय रेलवे का जनक भी कहा जाता है। क्लियर। अब आता है बात 1854 में। 1854 में इसने पोस्ट ऑफिस एक्ट पास किया था। क्या किया था 1854 में? पोस्ट ऑफिस एक्ट, पोस्ट ऑफिस एक्ट पास किया। पोस्ट ऑफिस एक्ट, डाक टिकट जारी किया। तो ये इसने जो है 1854 में पहली बार इसके समय पर हुआ था। 1856 में क्या किया इसने? ये भी बहुत बार पूछा गया है। अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर, कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। अवध को भी इसने इस तरीके से, देखो, एक तो हड़प नीति के तहत तो ये कई सारे राज्यों को इसने मिलाया, और इसमें सबसे पहले प्रथम राज्य सतारा था। सबसे पहले किसे मिलाया था? सतारा को। ये प्रथम राज्य भी अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, सतारा। जैसे बेलेजली की सहायक संधि के तहत पहला किसे मिलाया था? हैदराबाद को। वैसे ही इसने, डलहौजी ने राज्य हड़प नीति के तहत सबसे पहले किसे मिलाया था? सतारा को। तो 1848, 1848 याद रख लो। 49, 53, 54, 56, 56 तक हो गया। 56 में इसके समय पर एक चीज और आई थी, इंडियन हाईकोर्ट एक्ट भी आया था। इंडियन हाईकोर्ट एक्ट पास हुआ, एक्ट पास हुआ। और इसके तहत जो है बॉम्बे, बंगाल और कलकत्ता में 3 हाईकोर्ट स्थापित हुए थे सबसे पहले इसी एक्ट के तहत। ठीक है। और एक चीज और आती है, 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी पास हुआ था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास हुआ, अधिनियम पास हुआ। ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का आपने नाम सुना होगा, उन्होंने इसके लिए काम किया था। जैसे सती प्रथा के लिए राजा राम मोहन राय ने किया, वैसे ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए काम किया, और स्वयं उन्होंने विधवा से विवाह करके इस प्रथा को खत्म करने का प्रयास किया। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी 1856 में आया। तो ये 1856 तक की चीजें होगी। और फिर इसके समय लॉर्ड डलहौजी के बाद अगर हम आगे चलेंगे तो फिर कैनिन आ जाता है। हार्ड दाल को का मतलब है कैनिन। तो यहां पर इसके बाद कैनिन बनता है, और कैनिन के समय जो है 1857 की क्रांति हो जाती है। ठीक है। इसके समय पर 1857 की महान क्रांति हुई। तो यहां से हम 1857 की क्रांति से अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कैनिन के समय पर से। तो डलहौजी तक का हमारा ये मामला क्लियर हो चुका है।